हम्म। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक किया था। वो नेगेटिव पॉजिटिव देखते एक्चुअल आपके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, एक्यूरेसी होती है, हाँ। मैट्रिक्स होता है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, प्रिसीजन रिपोर्ट और आरएफसी। ये हम लोगों ने यहाँ तक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसको बताया था। ठीक है। तो ये वाला यहाँ तक हुआ था, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सुपरवाइज में क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशंस में पहला मॉडल देख रहे थे लॉजिस्टिक का। ठीक है। जो हम लोग क्या कर रहे थे, एमएड में मॉडल चूज करने का काम कर रहे थे। तो हमने यूज किया था इंश्योरेंस क्लेम एनालिसिस का। ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या था कि आपका पास डेटा आएगा, डेटा के बेस पे बताना है ये फ्रॉड है या नहीं है, मतलब जेन्युइन क्लेम है या फिर फ्रॉड क्लेम है। ठीक है। देन उसके लिए हमने क्या किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देन उसमें कुछ एरर कैलकुलेट करने के लिए एरर फंक्शंस देखेंगे। देन फिर मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता क्या था, है ना। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का सिंपल हमने बताया था कि इन फ्यूचर जब भी हम मॉडल पे जाएंगे, ठीक है, तो मॉडल दो तरीके का बनेगा, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है। लीनियर नॉन लीनियर होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी डेटा होगा, या तो आप एक स्ट्रेट लाइन से सेपरेट कर पाओगे, या तो जो डेटा होगा वो नॉन स्ट्रेट लाइन से ही सेपरेट हो पाएगा, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास क्या है, लीनियर लाइन के बेस पे हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर रिग्रेशन या लीनियर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ठीक है। तो मुझे ये कैसे पता चलता है, तो सिंपली आप विजुअलाइजेशन के बेस पे देखते हो। ठीक है। तो दो अलग अलग क्लास है, इसको विजुअलाइज कर सकते हो कि मान लो मेरे पास क्या है कि दो वेरिएबल है, प्राइस या फिर इधर मान लेते हैं कि अमाउंट है। ठीक है, कि क्लेम अमाउंट कितना है। ठीक है। और इंजरीज कितने हैं, उसके बेस पे क्या होगा, कुछ दिखेगा आपको या फिर उसके बेस पे फ्रॉड है या नहीं है वो दिखा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा। तो उसके बेस पे कलर कर सकते हो। ठीक है। तो ये कलर में आपको दिखेगा कि कौन सा किधर है। अगर एक लाइन से सेपरेट हो पा रहा है मतलब हम लीनियर रिग्रेशन का यूज करें। तो लीनियर में जो हमारे पास सबसे पहला था वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन था। ठीक है। उसके अलावा एसबीएम भी होता है। एसबीएम में सिर्फ लीनियर करनाल, आगे जाके पढ़ोगे तो एसबीएम यहाँ पे भी दिखेगा, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि चार अलग अलग करनाल होते हैं, है ना। तो इसका एक लीनियर करनाल भी होता है। करनाल मतलब बोल सकते हैं इसके अंदर जो इक्वेशन यूज हो रहा है। ठीक है? तो इक्वेशन चेंज करोगे तो इसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है ना। तो अगर आपने लीनियर इक्वेशन यूज किया है एसबीएम के अंदर तो उसका बिहेवियर क्या होगा, लीनियर लीनियर रिग्रेशन की तरह बिहेव करने लगेगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही बन जाता है। ठीक है। देन आप फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हो जो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कहलाता है, जो आगे जाके डीप लर्निंग में देखेंगे। ठीक है। बाकी एसडीटी क्लासीफायर जो क्या रहेगा, आपने देखा होगा इससे पहले ग्रेडियंट के बेस पे, है ना। तो वो चीजें रहेंगी, तो आपको इसमें अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नॉन लीनियर में ये सारे मॉडल्स हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशंस में फॉर्मूला, मतलब एक तरीके से मैथमेटिकली देखें तो क्या होता है, तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, x1 x2 x3 और एक होगा y। ठीक है। आप सिंपली आप क्या करते हैं, इसके बेस पे जो लीनियर रिग्रेशंस के बेस पे सॉल्व कर रहे थे वही सॉल्यूशन इसमें भी लगेगा। ठीक है। तो क्या करते थे कि जो भी y है वो x1 m1 प्लस x2 m2 प्लस x3 m3 प्लस c, है ना। तो ये सिंपली क्या करेगा, एक नंबर ला के दे देगा। ठीक है। अब इस नंबर को क्या करना था, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में सॉल्व करना था। तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ये कोई भी रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है। कितना, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है ना। क्योंकि जो भी इक्वेशंस के बेस पे नंबर आएगा वही रहेगा, है ना। अब इसको मुझे क्या करना था, क्लासिफिकेशंस में सॉल्व करना था, बाइनरी क्लासिफिकेशंस में। इसको 0 से 1 में चेंज कर सकते थे या फिर दो ही वेरिएबल में चेंज करना था, तो कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपने सुना होगा मीन मैक्स स्केलर, वो भी क्या करता है 0 से 1 के बीच में चेंज कर देता है। तो वो 0 से 1 के बीच में चेंज करता है, लेकिन उसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो चेंज नहीं हो पाता, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए सिंपली आप कुछ नहीं, आप मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा, तो सिग्मॉइड। ठीक है। सिग्मॉइड बोलो या फिर लॉजिस्टिक फंक्शंस बोलो। ठीक है। लॉजिस्टिक फंक्शंस का काम क्या होता है कि आपके पास जो भी वाई है, मतलब एक वाई आएगा, उसको सिर्फ क्या करो, सिग्मॉइड में या लॉजिस्टिक फंक्शंस के अंदर पास करो, ये इसकी वैल्यू को 0 से 1 के बीच में कन्वर्ट कर दो, है ना।
और अगर पहले की वैल्यू क्या है 0.7 है, तो ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू 0.3 ही होगी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे चेंज कर देता है ना। अब जो हमने यहाँ पे चीज किया लॉजिस्टिक का, इसका इक्वेशन क्या रहेगा? इसका इक्वेशन सिंपल रहता है 1/1 + a⁻⁻x। ठीक है, और ये x क्या है जो हम एज अ इनपुट देते हैं। ठीक है, तो इनपुट y है तो आप y बोल सकते हो, z लिखोगे तो यहाँ पे z लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बस इतना ही रहता है। आप जैसे पास करते हैं एक नंबर मिलता है। अब उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वो नंबर का थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, डिफॉल्ट 0.5 रहता है। ठीक है, अगर 0.5 से कम है, जैसे y की वैल्यू क्या है 0.3 है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कहलाएगा? तो वो जीरो कहलाएगा। ठीक है, कि इतने से इतने के बीच में जो भी वैल्यू आएगा वो जीरो ही रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसको क्या किया, एक क्राइटेरिया बांध दिया है। अगर 0.5 से अब है, जैसे कि हमारे पास 0.8 है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये ऑटोमेटिकली बना जाएगा। मतलब एक तरीके से ये क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है। मतलब जो पहले हमारे पास लाइन इक्वेशन था जो इस तरीके से बनता, उसने क्या किया, यहाँ से कट डाउन किया और यहाँ से कट डाउन किया। ये कट डाउन कैसे कर रहे हैं? तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से, सॉरी, हाँ लॉजिस्टिक के थ्रू, या फिर सिग्मॉइड बोल सकते हैं। सिग्मॉइड के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यही हमारा क्या बन गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन बन गया। अब इसके बेस पे क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वही हमारा प्रिडिक्शन होगा। ठीक है, तो ये क्या था, इसका मैथमेटिकल पार्ट एक तरीके से बोल सकते हो, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी थी, दिख रहा है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड में सिंपली सेम फंक्शंस सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इनपुट में आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है, और उसका जो रेंज हमेशा होगा वो 0 से लेकर 1 तक ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और ये हमेशा एस कर्व बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, देन जब आप पैरामीटर यूज करोगे आगे जाके, क्योंकि हमें क्या होता है, डायरेक्टली मैथमेटिकली पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप क्या लिखोगे कि जो भी मॉडल है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, या फिर मॉडल डॉट फिट करते थे, है ना। तो ये मॉडल होता क्या था? तो मॉडल क्या था बता सकते हो? कि मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशंस, और अभी पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो सिर्फ ब्लैंक रखते थे, है ना। तो यही हमारा मॉडल हो जाता था। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो चीजें देखेंगे। हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ एक मॉडल बनाया था और उसका थोड़ा सा एक्यूरेसी चेक किया था, है ना। तो हमारा मॉडल कहाँ तक बना था, ये देख रहा है। तो हमारा मॉडल डॉट फिट था, हमने यहाँ पे मॉडल ट्रेन किया था। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने एक्यूरेसी देखा था। ठीक है, तो 75 72 आ रहा था, है ना। 75 ट्रेनिंग का था और 72 टेस्टिंग का था। ठीक है, देन हमने क्या किया, प्रेडिक्शंस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नया इनपुट डाल सकते हो, इसके बेस पे आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, देन इसके अलावा आप एरर कैलकुलेट कर सकते हो। एरर कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, मीन स्क्वायर एब्सोल्यूट, और इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा लॉग लॉस का। ठीक है, लॉग लॉस बेसिकली होता क्या है, तो जब आप एरर कैलकुलेट करते हो 0 और 1 में, क्योंकि सारा वैल्यू क्या आ गया, या तो 0 देगा या तो 1 देगा, है ना। अगर मान लो हम, जो वैल्यू हमारे पास रहेगा, ये एक्चुअल वाई और ये प्रेडिक्टेड वाई, है ना। तो एक्चुअल वाई क्या था, या तो 0 1 0 0 0 1 इस तरीके से था, यही होगा। और जो प्रिडिक्टेड वाई आएगा वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 0.67, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.8, 0.3, 0.2, 0.5, इस तरीके से सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी आएगी, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला नंबर है और ये क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। तो इसको हम क्या कर रहे थे, बाद में क्राइटेरिया के थ्रू चेंज कर रहे थे, है ना। लेकिन एक्चुअल में तो यही नंबर मिल रहा होगा ना इंटरनली, है ना। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस निकालोगे, है ना, तो वो डिफरेंस क्या होगा, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा, है ना। तो उसी चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सेग्रीगेट करने के लिए हम यूज करते हैं लॉग लॉस को। ठीक है, जो लॉग लॉस होता है, जो भी कैलकुलेशंस करेगा वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे करेगा, सिंपल। ठीक है, लॉग लॉस का फॉर्मूला भी क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, मतलब जो आने वाला है उसका आउटकम, माइनस जो नहीं आने वाला था उसका आउटकम। ठीक है, तो इसका मैं इक्वेशंस भी दिखा दूं, याद रहा तो ठीक है, नहीं था बताइए क्या था, लॉग लॉस, लॉग लॉस फॉर्मूला। ठीक है, अगर याद होगा तो एंट्रोपी का केस हम लोगों ने देखा था, याद है? अच्छा नहीं ना, आगे जाके पढ़ेंगे, भूल जाता हूँ मैं भी। आगे जाके जब हम डिसीजन ट्री पढ़ेंगे ना, तो सेम फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे, तो ज्यादा नहीं देखना है, इतना देखोगे तो क्या दिख रहा है, वाई आई की, जो वाई आई मतलब जो प्रिडिक्टेड वाई रहेगा वो
और लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन एंड देन वन माइनस है, वन माइनस मतलब क्या आता है, उसके अलावा जो आने वाला है उसकी वैल्यू इनटू उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ये हमारा लॉगलेस रहता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एन करते हैं क्योंकि मुझे एक नंबर चाहिए होता है, जैसे मीन स्क्वायर एरर में भी सेम करते थे, है ना। तो ये सेम उसी तरीके से, बट क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में सारी चीजें हैं ना? तो इसी चीज को बोलते हैं लॉग लॉस या फिर बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। तो आप ये दोनों में से क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन के लिए यही दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग यूज करेंगे। बाकी जिसके पास टाइम होगा थोड़ा सा देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। इसको प्रूव भी किया जाता है आगे जाके, जो मास्टर्स करते हैं ना, तो मास्टर्स में क्या होता है, प्रॉपरली ये आपको हिंट करके लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे लिखते थे ना, माना कि ये सारी चीजें हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी करना पड़ता था, ठीक है। तो बाकी आप उतना भी देखोगे नहीं, ठीक है। सिंपली हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी रहता है, आप उसको यूज कर सकते हो, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। इसके अलावा हम चेक कर रहे थे एक्यूरेसी, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कहते थे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या था, तो ये बेसिकली नंबर्स ला के देता था, है ना। और ये नंबर क्या बताते थे, तो उसको डिटेल से देखने के लिए हम क्या करते थे, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट यूज करते थे। अब इसमें कुछ चीजें लिख के आते थे, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, है ना। अब ये क्या क्या चीजें थी बताया था, तो इसमें कुछ फॉर्मूलाज थे, और वो डिपेंड करता है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर पे, ठीक है। टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड, ठीक है। एंड देन टाइप 1 एरर में क्या था, बता सकते हो? हाँ, कि टोटल पॉजिटिव में से मशीन ने कितना सही बताया, है ना। कि इन टोटल पॉजिटिव हाउ मच एक्चुअल आर पॉजिटिव, ठीक है। तो जितना हमारा एक्चुअल पॉजिटिव है टोटल में से, वही हमारा क्या होता था, प्रिसीजन होता था, ठीक है। तो प्रिडिक्टेड से आप याद रख सकते हो प्रिसीजन का, ठीक है, सीक्वेंस में। इसी तरह से एक्चुअल है, एक्चुअल को रियल बोलते हैं, है ना। तो टोटल रियल वैल्यू में से मशीन ने कितना रियल बताया, है ना, कि टोटल एक्चुअल वैल्यूज एंड देन हाउ मेनी वैल्यूज आर एक्चुअली प्रिडिक्टेड बाय द मशीन्स ट्रू, दैट इज कॉल्ड रिकॉल। रिकॉल नीचे वाला नहीं है, ये सेंसिटिविटी नहीं लिखा हुआ है, रिकॉल, ठीक है। तो ये हमारा रिकॉल हो गया, इसको इन्होंने क्या दिया है, सेंसिटिविटी दिया हुआ है, ठीक है। बाकी एक्यूरेसी सबका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, दो चीजें रहेंगी, रिकॉल और प्रिसीजन, जो याद रखना है। और F1 स्कोर क्या था, क्या आप दोनों को इम्प्रूव करना चाहते हैं? हाँ, तो दोनों का मल्टीप्लाइड, तो सिंपली ये फॉर्मूला रहता है, वन डिवाइडेड बाय क्या था, रिकॉल प्लस वन डिवाइडेड बाय प्रिसीजन, ठीक है, और इंटू टू। इसमें कह रहा था टू फैक्टर प्रिसीजन से, सॉरी क्या था, F1 स्कोर बोलते हैं ना। F1 स्कोर होता है, F2 स्कोर होता है, और F0.5 स्कोर होता है। ये जो मल्टीप्लीकेशन रहता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितना लेना है आप, ठीक है। तो अलग अलग मार्केट का अलग अलग ये नंबर रहता है, तो कहीं पे 0.5 दिखेगा, कहीं पे 1 दिखेगा, कहीं पे 2 दिखेगा, ठीक है। और जो डिफॉल्ट होता है वो 2 का रहता है। तो ये हमारे पास था, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते थे, कैलकुलेट करते थे। अच्छा, टाइप 2 एरर में कब हम चेक करते थे, किस टाइप के बिजनेस प्रॉब्लम में, यहाँ पे देख के बता सकते हो? हाँ, फाइनेंशियल वगैरह, हेल्थ केयर में कौन सा, टाइप 1, हेल्थ में टाइप 1 करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे टाइप 1 एरर को। ये देखो, ये प्रिडिक्टेड है, हाँ हाँ हाँ। तो ये एक्चुअल वाला है, प्रिडिक्टेड इधर है, और क्या एक्चुअल इधर है ना। अब ये हमारा जो टाइप 2 एरर है वो क्या है, मेडिकल वाला है ना, टाइप 1, पर टाइप तो टाइप इधर वाला था। ये उस समय इस तरीके से था, एक्चुअल क्लास नीचे आ गई। मैट्रिक्स बनाया है, ये इस तरीके से था वहाँ पे टाइप 2 एरर, क्योंकि जिस हिसाब से इमेज में क्या था दोनों तरीके से देखते हैं, तो अभी इमेज इस तरीके से है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा रिवर्स हो गया है ना। तो हमारे पास ये, तो ये नाम से याद रखना आपको, टाइप 2 एरर है ना। कि एक्चुअल में क्या था, वो पॉजिटिव था, मतलब उसको कैंसर थी, लेकिन मशीन ने बताया नहीं है ना। तो ये चीजें यहाँ पे रह सकती, सेम यहाँ पे रहता है कि एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव नहीं था, है ना, लेकिन उसने क्या किया, पॉजिटिव बता दिया। एक्चुअल में क्या था, नेगेटिव था, लेकिन मशीन ने उसको क्या बताया, पॉजिटिव बताया है ना। तो ये चीजें यहाँ पे आएंगी, तब हम इस केस में क्या करते हैं, टाइप 1 एरर को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और वो कैसे इम्प्रूव करोगे, तो इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसकी एक्यूरेसी,
तो इसमें ज्यादा फोकस करोगे तो प्रिसीजन में। अगर ये इंप्रूव करना है तो रिकॉल पे। ठीक है। अगर दोनों देखना है तो F1 स्कोर। ठीक है। F1 स्कोर का कोई एग्जांपल बता सकते हो कि कहाँ पे देखते होंगे, कौन से मार्केट में या फिर कौन से डोमेन का? हाँ। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर देखते हैं। क्या रहता होगा स्टॉक मार्केट में? लो रिस्क हाई प्रॉफिट, इस तरीके से देखते हैं, है ना? कि ज्यादा रिस्क भी नहीं होना चाहिए और प्रॉफिट भी ज्यादा होना चाहिए, है ना? अगर प्रॉफिट कम होगा तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, पैसे लगाओगे नहीं मार्केट में, है ना? तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये दोनों केस इंप्रूव करते हैं कि ज्यादा रिस्क भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा प्रॉफिट भी आना चाहिए, है ना? तो ये सेम केस यहाँ पे भी रहता है। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों केस देख सकते हैं। इस तरीके से आप गूगल में सर्च कर सकते हो अलग अलग डोमेन के बेस पे कब हम टाइप 1 एरर पे काम करते हैं, कौन से फील्ड में, और कौन से फील्ड में टाइप 2 एरर। ठीक है। और ये चीजें जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा क्या रहेगा, बेनिफिट रहता है। क्यों? क्योंकि मशीन सोच नहीं पाता ना, तो सोचना आपको रहता है और कमांड पास करना रहता है। ठीक है। तो एआई एक ही चीज रिप्लेस नहीं कर सकता, वो है थिंकिंग। ठीक है। वो खुद से नहीं सोच सकता। और दूसरा, नया चीज नहीं सोच सकता। ठीक है। अब इसमें एक चीज था हमारे पास, सब रन कर लिया था हमने। हाँ। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा एक्यूरेसी दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 0.72 है मान लेते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि हमें, अगर फ्रॉड के बेस पे बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि 30% निकल जाएंगे। मतलब क्या है कि हमारा मशीन जो है 10 में से 7 सही बताएगा, 3 गलत बताएगा। मतलब अभी भी चांसेस क्या है, 3 लोगों को पैसा जा सकता है, 3 करोड़ को, है ना? तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? क्या हो गया, जो फ्रॉड वाले हैं वो मोटे अमाउंट वाले निकले तो हाँ। एक ही बार में सब खत्म। तो जो हमारा एक्यूरेसी है वो 72 था। अब इसको हम इम्प्रूव करेंगे, है ना? तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो आपके पास अलग अलग मेथड्स होंगे, वे होगा टू इम्प्रूव द मॉडल एक्यूरेसी। ठीक है। तो दो तरीके से मॉडल को हम इम्प्रूव करते हैं। पहला डेटा सेंट्रिक और दूसरा मॉडल सेंट्रिक। डेटा सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि आप डेटा अच्छे से क्लीन करो, फीचर इंजीनियरिंग यूज करो कि और फीचर्स क्या हम निकाल सकते हैं उससे। दूसरा, आप क्या करोगे, डेटा इंक्रीज करो कि हमारे पास अभी 1000 डेटा है, तो हो सकता है हम क्या 10,000 डेटा ला ले तो हमारा ऑटोमेटिकली मॉडल थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है ना? देन ऐड करो कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिंपली क्या किया, यूज कर लिया। अब हमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस मिलता है किसी को, तो कौन कौन सा डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन कम इंपॉर्टेंट होता है ना? तो वो इंपॉर्टेंस किसको पता रहेगा? आपको। आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको इंश्योरेंस में क्या चीजें चलती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? कि इंश्योरेंस के बेस पे क्या होता है, स्कोर क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, वो सारा चीज आपको रीड करना पड़ेगा, है ना? तो वो सारी चीजें रहती है। ठीक है। तो आप क्या करते हो, कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हो, ऐसे नहीं रैंडमली हम लोग ने पूरा डेटा ऐड कर दिया, है ना? तो ये 4 चीजें होंगी जो आप डेटा सेंट्रिक रहेगा, है ना? और आजकल जितने भी मॉडल्स होते हैं, जैसे चैट जीपीटी है, आपको अपना काम करवाना रहता है तो हम ज्यादातर डेटा सेंट्रिक ही डालते हैं ताकि एक से ज्यादा मिले। ठीक है। दूसरा रहता है मॉडल सेंट्रिक। मॉडल सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है आपने ऐसा मॉडल यूज किया है जो उस डेटा के लिए फिट ही नहीं है ना? क्योंकि मॉडल्स है क्या, एल्गोरिथम्स है क्या, एक तरीके का इक्वेशन है ना? और इक्वेशंस क्या होगा, डेटा के बेस पे ही चलेगा, है ना? तो आप अपने हिसाब से इक्वेशंस यूज कर रहे हो, अगर क्या है, नॉन लीनियर है और आपने लीनियर इक्वेशंस यूज कर दिया है तो कभी भी वो सेपरेट नहीं हो पाएगा, है ना? तो वहां पे आपको चूज करना है एक रोबस्ट एल्गोरिथम, मतलब जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग चले। दूसरा, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होता है कि उसमें से क्या करेंगे, कुछ चीजें होंगी जो हम चेंज करके देखेंगे, है ना? जैसे कि हमने एक बार भी लूप चला के नहीं देखा, है ना? कि एक ही बार मॉडल फिट हुआ उसी में कर दिया। दूसरा, हमने कभी भी डेटा सफल करके नहीं देखा, हो सकता है कि डेटा थोड़ा सफल करे तो कुछ ना कुछ एक्यूरेसी इंप्रूव हो। दूसरा, तीसरा, कि उसमें हम एरर को इम्प्रूव रिड्यूस इस तरीके से करके नहीं देखा।
और चौथा कि उसके अंदर अलग अलग मेथड थे, वो अप्लाई करके नहीं देखा, है ना। तो वो सारा कॉम्बिनेशन हम जो चेक करते हैं वही हमारा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है, ठीक है। एंड देन डेटा सफल करने को हम लोग बोलते हैं क्रॉस वेलिडेशन, ठीक है। अगर यहाँ तक सही आया तो ठीक है, अदरवाइज हम असेंबल लर्निंग में चले जाते हैं। असेंबल का मतलब क्या होता है? तो एक साथ दो तीन मॉडल को कंबाइन करके एक नया मॉडल बना लेते हो, है ना। कि एक मॉडल से काम नहीं चलेगा तो क्या करते हैं, एक से भले दो। तो उस तरीके से असेंबल टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। और एक से भले दो रहेगा तो क्या रहेगा, सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो फिर आगे जाके फिर डीप लर्निंग में चले जाते हैं, ठीक है। और डीप लर्निंग में सिंपली एक इक्वेशंस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? अच्छा, मान लो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपका मॉडल इंप्रूव नहीं हुआ, अक्षत, क्या हो गया? अगर मॉडल इंप्रूव नहीं हुआ कि हमने सारा काम मॉडल के बेस पे भी कर लिया, है ना, तो अभी भी इंप्रूव नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको फोकस करना पड़ेगा प्रॉब्लम पे, कि जो मेरा बिजनेस प्रॉब्लम है और जो मेरा डेटा है वो अलाइन कर तो रहा है ना। कि मान लो आपने डेटा कुछ और उठा लिया है, बिजनेस प्रॉब्लम कुछ और उठा लिया है ना। तो उस तरीके से भी करोगे तो दोनों में से कोई भी तरीका काम नहीं करेगा, है ना। देन हम क्या करते हैं, दोबारा से प्रॉब्लम को रीफ्रेम करते हैं कि एक्चुअली में जो हमने प्रॉब्लम उठाया है वो हमारे डेटा और एल्गोरिदम के लिए बेस्ट है या नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। और जो प्रॉब्लम के हिसाब से डेटा आ रहा है वो एक्चुअली में सही है या नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें। फिर लास्ट हमारा क्या रहेगा, मॉडल को मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। मॉनिटर क्यों करते होंगे, बता सकते हो? कोई भी चीज़ को मॉनिटर क्यों करते हैं? वो से काम कर रही है। क्योंकि जो हमारे वर्ल्ड में होता है कि एक टाइम के बाद हर एक चीज़ चेंज होता है ना। तो अगर चेंज होता है तो उसमें क्या होगा, इनपुट इनपुट भी चेंज होगा, और इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, है ना। अब उसके बेसिस पे क्या था कि हमारा मॉडल में क्या होता है कि जितने इनपुट से ट्रेन हुआ है उतना ही इनपुट लेगा वो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ना ही कोई दूसरा इनपुट लेगा, है ना। तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो 5 साल पहले हम जो लोन देते थे या फिर जो क्लेम रहता था, उसका जो पेपर वर्क होता होगा वो अलग होता होगा, और अभी का जो पेपर वर्क होगा थोड़ा सा अलग होगा, है ना। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा कि हर 2-3 साल में क्या करना पड़ेगा, मॉडल को अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पे चलता है। तो आप मॉडल को मॉनिटर करते हो और जहाँ पे देखते हो कि हमारा मॉडल फेल होने लग रहा है अब, तो हम क्या करते हैं, दोबारा जो डेटा क्या होता है आपके पास आता है उसी के बेस पे दोबारा क्या करते हैं, रीट्रेन करते हैं, ताकि क्या हो, दोबारा इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सके न्यू डेटा के बेस पे, है ना। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअस तरीका होता है ना। इसीलिए देखोगे मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में जो प्रोजेक्ट आते हैं वो आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस आते हैं, देखा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। कहाँ देखेंगे? तो जब जॉब अप्लाई करोगे तो वहां पे दिखिएगा, ठीक है। आजकल ज्यादातर क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं, क्यों? क्योंकि आप एक रोबस्ट सिस्टम बनाते हो, डायनेमिक जिसको बोलते हैं, है ना। और डायनेमिक सिस्टम क्या रहता है, एक बार बना दिया तो एटलीस्ट 3-4 साल या 2 साल मिनिमम चलता ही चलता है। तो 2 साल तो हम एम्प्लॉय को रखेंगे नहीं, है ना। बीच बीच में अगर प्रॉब्लम आता है तो या तो फ्रीलांसर या तो आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कि सिर्फ क्या करोगे, मेंटेन के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा वो आपको देंगे बस, ठीक है। तो आजकल इस तरीके से काम चलता है ना। सर सारी जगह तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आ रहे हैं सर, सारा निकाल के करने पे। इसीलिए देखोगे तो गवर्नमेंट वालों ने भी कर दिया है क्या चीज, गवर्नमेंट में गीग। तो हर जगह वही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और उसमें भी है ना, पहले क्या था, गीग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। गीग होता क्या है, फ्रीलांसिंग, ठीक है। जो फ्रीलांसिंग करते हैं उसको बोलते हैं गीग वर्कर्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी अपना क्या किया है, लेबर लॉ में गीग वर्कर्स को भी इंपॉर्टेंस दिया है ना। एक तरीके से कि उनका भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री क्या है अब गीग वर्कर्स में है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी जोमेटो जितने भी ऑनलाइन वाली चीजें हैं, क्या रहता है, जितने घंटे काम करोगे उतने घंटे का पैसा मिलेगा, है ना। तो मतलब सिक्योरिटी है नहीं उन चीजों में। अगर आपका काम अच्छा नहीं रहा, अगर आपने रेटिंग नहीं दिया सामने वाले को, तो क्या होगा, पैसा कटता है या फिर बोनस नहीं मिलता, ये सारी चीजें रहती हैं, है ना। और दूसरा कि तुरंत निकाल भी सकते हैं ना। तो उन चीजों का क्या है, सिक्योरिटी बेस आजकल जॉब में नहीं रहता। तो फिर क्या कर रहा है, तो गवर्नमेंट थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए वो सारी चीजें, मिल जाएगा लेकिन कौन सी कंपनी अप्लाई कर रही नहीं कर रही है वो नहीं पता ना। बाहर मिला तो आदि करता पता चलेगी। हाँ। यहाँ ऊपर वाला बैठा है। देखो, रूल्स तो बन जाते हैं लेकिन उसको कंपलसरी नहीं किया गया ना जल्दी, कि कौन फॉलो करेगा नहीं करेगा, वो रेगुलेटरी कोई है ही नहीं।
कोई चल रहा है। हाँ चलो ठीक है कोई जान पहचान का? चलो ठीक है। ठीक है, तो आपको डेटा बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा। तो वो बेसिक है, ये हम लोगों ने देखा था पूरा का पूरा। ठीक है, और ये चीज आप क्या करते हो, डोमेन नॉलेज में धीरे धीरे सीख जाते हो कि मेरा कॉन्टेक्स्ट कौन सा होगा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा मॉडल के बेस पे हमने रोबस्ट मॉडल यूज किया, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशंस पे चल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये मॉडल यूज किया है, तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, तो अभी हम जो सेकंड टॉपिक देख रहे हैं वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का अगर डेफिनेशन देखना चाहते हो, टी वी और ये। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सर ये बोला कोड शेयर कर दो। ये सारा चीज शेयर है। एक ही चीज कितनी बार शेयर करूंगा बताओ? सर मेरे में नहीं आ रहा है सर इसमें। मैंने एक बार गिटहब का लिंक शेयर किया था। चलो कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ओके सर। ये दिख रहा है। तो सिंपली हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होता है, ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होता है ना। किस लिए? तो फाइंड द बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। सेटिंग्स मतलब एक वैल्यूज। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, इधर देख लो क्या हो गया। ये हमने मॉडल बनाया था एक बेसिक, जो पिछले बार रन किया था, याद है? ये 75 आ रहा था, है ना। अब इसी में मैंने क्या किया है, अगर देखोगे कुछ चीजें हम लोगों ने मैनुअली ऐड किया है कि पेनल्टी क्या है, L2 है, सॉल्वर क्या है, LBFGS है, और C की वैल्यू कुछ ऐड किया है। ठीक है, एंड दोबारा अगर स्कोर देखोगे तो 75 और कुछ क्या है, कम आ रहा है ना। तो इस तरीके से अगर वन, तो इसमें ज़्यादा मॉडल इंप्रूव हो नहीं रहा है, मतलब हमारे ख्याल से मैक्सिमम एक्यूरेसी इतनी ही जाएगी। 73.5 यही जा रहा है, बट कोई नहीं, यहाँ पर पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और अगर L1 यूज़ कर दे, अच्छा LBGF से होगा। पहले मैं पैरामीटर यहाँ से, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कुछ पैरामीटर जो ऐड किए हैं वो कहाँ से ऐड किया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि ये बेसिकली होता क्या है और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो सिंपली इसका आप क्या करोगे, ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे कि जो हमने लीनियर रिग्रेशंस लॉजिस्टिक का यूज़ किया है, लॉजिस्टिक रिग्रेशंस एसकेएलएन पे, इसके जो ऑफिशियल साइट में देखोगे इस फंक्शंस के अंदर, क्लास के अंदर, तो कुछ पैरामीटर्स हैं, दिख रहा है। और हर एक पैरामीटर का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, कैसे पता चलेगा? तो इन फ्यूचर अगर आप देखोगे तो हर पैरामीटर्स का क्या रहेगा, डिटेल लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पेनल्टी दिया हुआ है L1 L2 इलास्टिक नेट नन। तो आप लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, रेगुलराइजेशन। रेगुलेशंस में कौन कौन सा था, रिज, लेसो और इलास्टिक नेट, याद है? रिज लेसो क्या थे? तो जब भी हमारा मॉडल ओवरफिट हो जाएगा, है ना, तो तब हम क्या करते थे, ये रेगुलराइजेशंस यूज करते थे। और इसमें तीन थे, रिज सॉरी लेसो, रिज, इलास्टिक नेट। इलास्टिक नेट क्या होता था, दोनों का कॉम्बिनेशन होता था, है ना। अगर आपको कोई भी ओवरफिटिंग का नहीं यूज करना है तो नन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर चार पैरामीटर्स है, इसके अंदर कोई भी यूज कर सकते हो, है ना। तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा मॉडल ओवरफिट है या नहीं है। ओवरफिट कैसे पता चलता था कि है या नहीं है? मान लो एक मॉडल ओवरफिट है या नहीं है, कैसे पता चलता था? अगर डेटा चेंज करके तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच का गैप देखेंगे, है ना। क्लास में पूछ रहे थे तो फटाफट आंसर कर रहे थे, जब सामने वाला मॉक लेने आया तो कुछ भी आंसर नहीं निकला। तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो वही चीज क्या रहेगा, ट्रेनिंग और टेस्टिंग का रहेगा। तो टेस्टिंग की एक्यूरेसी देखते थे और ट्रेनिंग की एक्यूरेसी देखते थे। अब इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो वही हमारा क्या होता था, ओवरफिट का कॉन्सेप्ट होता था, है ना। अगर 5% से ज्यादा है तो हम मान के चलते हैं कि क्या है, वो मॉडल ओवरफिट है ना। तो उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते थे, तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर ऐड करते हैं, है ना। तो जैसे मान लो तुम्हारा L1 है, L1 का क्या था,
तो एक तरीके से एरर कैसे निकालते थे, याद है? एरर कैसे निकलता था बाय डिफॉल्ट इंटरनली? तो अगर रिग्रेशन था तो मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। और अगर आपने बाइनरी यूज किया तो क्रॉस एंट्रोपी यूज हो जाएगा, ठीक है। समझने के लिए सिंपल अभी मीन स्क्वायर एरर लेके चलते हैं, ठीक है। मीन स्क्वायर एरर का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई, है ना, का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, यही रहता था। और समेशन यहाँ पे रहता था 1 to n तक का, है ना, ये था। अब ये क्या था कि इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे, इसको हम मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो इसमें मुझे क्या करना, कुछ एरर ऐड करना था। ओवरफिट का मतलब क्या होता है कि आपका मॉडल क्या गया, पूरी तरीके से रट लिया है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ एरर रखना पड़ेगा। मतलब अगर तुम सेम क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो तो मैं क्वेश्चंस को घुमा के पूछता हूँ, है ना। देन उसमें जैसे घुमा के पूछेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, आप पॉज लेते हो, थोड़ा सा सोचते हो, देन आंसर करते हो, है ना। तो वही हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा एरर ऐड हो गया, है ना। तो वो कैसे ऐड करते हैं, तो सिंपली आप प्लस करके कोई भी वैल्यू ऐड कर देते थे, है ना। तो हमने अभी रैंडम वैल्यू रख दिया। तो अब यहाँ पे हम रैंडम वैल्यू नहीं रखते हैं, क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइंटिफिकली सोच के यहाँ पे रखते हैं। क्या रखते हैं, तो सिंपली हम लोग एम की वैल्यू रखते हैं कि जितना भी हमारे पास सारा एम है, ये जितना M1 M2 M3 होगा उसका जो समीशन होगा वो रखेंगे मॉड्यूलस के फॉर्म में, है ना। और वही हमारा क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। अब इसमें भी क्या था कि इसमें हम मैनुअली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एम की वैल्यू क्या था, यहाँ पे चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये चेंज होगा, है ना। इसको हम और अच्छे तरीके से चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते थे, तो इसी चीज को मैंने क्या किया था, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, जो लैम्डा कहलाता था, है ना, जिसको वहां पे अल्फा भी बोलते थे, याद है। तो आपके पास क्या रहता था, जब भी आप रिज लगाते थे तो उसके अंदर इस तरीके से एक मेथड आता था, क्या चीज, बस अल्फा करके। अल्फा पैरामीटर था, आप अल्फा अपने हिसाब से सेट करते थे। अल्फा बेसिकली कुछ नहीं होता, एक नंबर होता है जो आप मल्टीप्लाई करते हो एम के साथ, ताकि आप इसको कंट्रोल कर सको मैनुअली, ठीक है। कि ये कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, तो जो ML इंजीनियर है उसके हाथ में, है ना। क्योंकि बाकी चीजें क्या है, एम की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, तो मॉडल के ट्रेनिंग के बेस पे, है ना। अब उसके बेस पे चेंज होगा तो हमारे पास तो कंट्रोल रहा ही नहीं, तो हम कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से एक पैरामीटर ऐड कर रहे हैं, ताकि क्या हो, इसको मैनुअली हम भी कंट्रोल कर सकें, है ना। तो ये लैम्डा वैल्यू है, तो ये रहेगा, और इसको मल्टीप्लिकेशन लैम्डा की वैल्यू अगर 0 है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट मीन स्क्वायर एरर ही बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 बन जाएगा। अगर आप देखोगे मीन स्क्वायर एरर प्लस लैम्डा एम, ठीक है, यही हमारा क्या है, टोटल एरर है ना। अगर मेरा लैम्डा की वैल्यू 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, सिर्फ मीन स्क्वायर एरर बचेगा सिर्फ, है ना। तो ये क्या होगा कि नॉर्मल हमारे पास एरर कैलकुलेशन होगा। आप कुछ एरर ऐड करना चाहते हो तो लैम्डा की वैल्यू जितना रखोगे उसके बेस पे ऐड होगा, ठीक है। इसी के बेस पे हमारे पास दूसरा था, एम का स्क्वायर कर देते थे बस, ठीक है। ये क्या होता था, हमारा रेज होता था, ठीक है। और ये हमारा लेस हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो आप देखोगे पावर, इसमें क्या था, मॉडुलस था, इसमें पावर था। अब इसके बेस पे क्या था, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अगर आपने मॉडुलस यूज किया है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ फीचर्स 0 हो जाएंगे, है ना। अगर कुछ फीचर 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फीचर सिलेक्शन का काम हो जाता था, है ना। और यहाँ पे क्या था कि आप कुछ वैल्यूज को क्या कर सकते हो, 0 के आसपास चला जाएगा बट 0 कभी भी नहीं होगा, है ना। तो ये क्या करता था कि हर एक फीचर्स का इंपॉर्टेंस रखता था, है ना। तो ये दो चीजें होती थी। अब दोनों का कॉम्बिनेशन रखना रहता था तो क्या करते थे, L1 प्लस L2, और वही हमारा क्या था, इलास्टिक नेट का, ठीक है। तो ये तीन चीजें थी जो हम लोगों ने वहां पे देखा था, ठीक है। अब वही चीज हम क्या करें, कोई भी मॉडल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मॉडल होगा तो उसमें क्या होगा, ओवरफिट होने के चांसेस हो सकते हैं ना। तो हर एक मॉडल में पेनल्टी का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चाहे आप मशीन लर्निंग में देखो, डीप लर्निंग में देखो, सब में पेनल्टी का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये पहला पैरामीटर हो गया, हर एक पैरामीटर को आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे डुअल था, इसके बेस पे क्या है कि आप ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं कि पेनल्टी अप्लाई करना है कि नहीं अप्लाई करना है, किसके साथ, विद लिव लीनियर के साथ, ठीक है। तो ये लिव लीनियर होता क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम, हाँ, एल्गोरिदम में ले जाता हूँ ना। यहाँ पे दिख रहा होगा एक सॉल्वर, ठीक है, ये दिख रहा है सॉल्वर में, ये चार पांच सॉल्वर दिख रहे होंगे, LBFGS, लिव लीनियर, न्यूटन सीजी, न्यूटन प्लस की, सैग और सैगा, ठीक है। और डिफॉल्ट क्या होता है, LBFGS का। ये है क्या, तो ये एल्गोरिदम है जो यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है।
ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती क्या है कि जो कैलकुलेशंस में टाइम लग रहा है उसको हमें रिड्यूस करना होगा, है ना। कि मान लो एक कैलकुलेशंस में जैसे क्या होता है, टाइम लगता है, तो क्या रहता है जनरल कॉम्पिटिशन्स में, टाइम कम करने के लिए क्या करते हो, प्रैक्टिस या दूसरा शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं जिसको ट्रिक बोलते हो, है ना। तो एक ही काम को करने के क्या होंगे, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। तो एक लॉन्ग वे हो सकता है, एक शॉर्ट वे हो सकता है ना। तो वही चीज ये सॉल्वर करता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के डेटा में अलग अलग तरीके का सॉल्वर काम कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो ये न्यूटन सीजी है, तो ये एक ऐसा स्टेप है जो क्या करेगा, उसको मैं कॉपी करके सर्च कर देता हूँ। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, आप देख रहे हो न्यूटन कॉन्जुगेट ग्रेडियंट मेथड। ये इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो यूज होता है फाइंड द मिनिमम ऑफ द फंक्शंस। मिनिमम ऑफ द फंक्शंस मतलब क्या रहेगा हमारे पास, जो मैंने पिछले क्लास में एक बार बताया था, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट याद है। ग्रेडियंट का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, किसी को याद है? हम्म। ग्रेडियंट में तो मल्टीपल वो होंगे ना। ग्रेडियंट में तो मल्टीपल, जैसे कलर्स का अगर है तो मल्टीपल कलर्स दिखते हैं, हाँ अगर थोड़ा कुछ चेंज करें तो। हाँ, वो तो समझ में आ गया कि मिनिमम कि दो कलर के बेस पे होगा। और यहाँ पे हम क्या चीज बात करेंगे, तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, जो हमारा मीन स्क्वायर एरर था, हाँ। वो कहाँ पे मिनिमम हो सकता है किसके रिस्पेक्ट में, तो एम के रिस्पेक्ट में। y इक्वल टू क्या था, m1 x1 m2 x2 प्लस m3 x3 था। अब हम m की वैल्यू क्या रखेंगे कि एरर कम आ जाए, है ना। जैसे आप लोग भी रियल वर्ल्ड में क्या करते हो, बोलते हो ना कि इसकी वैल्यू क्या रखें कि ये इतना ही आ जाए, है ना। तो वो वैल्यू क्या करते हो, इटरेट करके फाइंड करते हो, है ना। तो बहुत लोग इटरेट करके करता है, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ नंबर्स को क्या करते हैं इक्वल के इधर उधर करके देन सॉल्व करते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देते हैं और आंसर बता देते हैं, है ना। तो वही चीज हमारा एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। तो यही एल्गोरिदम्स है कि जो भी उसके अंदर कैलकुलेशंस होगा वो कितना फास्ट होगा ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आपको इसका इंटरनली नहीं जाना है कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली एक सिंपल मेथड होता है डिवाइड डीएक्स, वो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई डीएक्स नहीं होगा, क्या होगा, डी एरर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि विथ रिस्पेक्ट टू क्या था, m1, अभी मान के चलते हैं कि m1 के रिस्पेक्ट में एरर कहाँ पे कम होगा, वो एक ही बार में आपको ला के दे देगा, ठीक है। तो यही चीज क्या है, इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक m1 नहीं है, हमारे पास मल्टीपल m1 है ना। तो इसी तरीके से आगे जाके देखोगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल के बेस पे हम कैसे देख सकते हैं, है ना। कि मेरे पास चार वैल्यू है, चारों के बेस पे मिनिमम ये वैल्यू कहाँ पे आएगा, है ना। तो वो चीज हमें क्या होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। बचपन में भी आप लोगों ने इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व किया था, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना। तो x और y की क्या वैल्यू रखेंगे कि ये पूरे इक्वेशंस का वैल्यू हमेशा 3 से ज्यादा होगा। सॉल्व किया है, कैसे? ये तो तीन है। 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x और y का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये हमेशा 3 से ज्यादा ही रहे। तीसरे डिवाइड करना। तो आप जो भी इक्वेशंस यूज करते हैं तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था, और थोड़ा सा हम लोगों ने एडवांस तरीका यूज किया है किस चीज का, तो कैलकुलस का, ठीक है। जो हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं ना, उसी चीज को एडवांस तरीके से करते हैं, तो वही हमारा कैलकुलस होता है ना। तो कैलकुलस का मतलब ही होता है कैलकुलेशन, ठीक है। जो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, वही काम कैलकुलस के अंदर भी होता है, कोई नया चीज नहीं होता। बट क्या होता है कि जो वे होता है ना वो फास्टर हो जाता है। और दूसरा कि आप स्मॉल चीजों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो और लार्ज चीजों के लिए भी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, वो ज्यादा बेनिफिट करता है साइंटिफिक चीजों में, है ना। तो आप इसको सिंपली इसका एल्गोरिदम देखना रहेगा तो देख सकते हो, जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है वो स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि नहीं, आजकल नहीं पूछा जाता ना इतना, आपको सिर्फ इतना ये, डीप में तो तभी पूछेंगे जब प्रॉपर एमएल पे इसको चाहिए। आजकल कोई नहीं पूछता। तो सिर्फ हम पढ़ने पढ़ने की समझना है अगर इन इसलिए। फ्यूचर तुम खुद से स्क्रैच से बनाना चाहते हो तो वहां पे तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम नया मॉडल कैसे बनाओगे, नहीं बनाओगे। हाँ, तो आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, नया मॉडल बनता ही नहीं है। क्योंकि इतने सारे हो गए सर, तो जरूरत ही नहीं है, अब क्यों नया बट इन्वेस्टमेंट इतनी लगेगी, टाइम कन्वर्जन इसमें होगा। इसी के बेस पे हम आगे जाके ना चीजें इंप्रूव कर पाते हैं जल्दी से।
एक कहता है कि सबको, एक चीज है जो इन चीजों के बारे में जानता है कि कहाँ पे कौन सी चीजें यूज होगी। नया मॉडल तो बड़े बड़े कंपनी जैसे गूगल हो गया, ये सब हाँ, बनाया गया है। तो यहाँ की तो कंपनी उसमें जो बना रहे हैं तो उसमें जो काम करने के लिए जा रहा होगा, कोई ना कोई तो एम्प्लॉय ही होगा ना। वो बड़े आईटी वाले होंगे, हम ही। आईटी हाँ, होंगे, एमआईटी से तो होंगे। उन्हीं के पैकेज रहते हैं। ठीक है, जो सुनते हो ना 3 करोड़ 4 करोड़ पैकेज जाते हैं, वो उन्हीं के जाते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखोगे तुम्हारा जो क्या था, एआई के बेस पे जितनी चीजें बनी है, उसमें बड़े बड़े जो लोग हैं, जितने भी लोगों ने मॉडल बनाए, जैसे चैट जीपीटी जेमिनी जिन्होंने बनाया है, वो बेसिकली कहाँ से थे? तो बेसिकली वो पीएचडी होल्डर्स वाले हैं, और जिन्होंने 10 साल 15 साल गूगल में काम किया है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, है ना, उन्हीं ने ये मॉडल बनाए हैं। इस तरीके चाइनीज के कुछ हैं। देन क्या है, ज़्यादातर यूएस के ही मिलेंगे आपको, है ना। तो जैसे हमारा देखोगे तो उनकी सैलरी जो देखोगे ना, वो बिलियंस मिलियंस में रहती है ना। जैसे चैट जीपीटी क्रिएटर, क्या लिखते हैं, ऑनर क्रिएटर, फाउंडर में तो आजकल नेम अलग आ जाता है ना, सेल टॉड में फाउंडर अलग होता है। आदत ऑफ चैट जीपीटी करंट। देखो, फाउंडर होता है जो बिजनेस फाउंड करता है, जो मॉडल फाउंड करता है ना, ये सारी चीजें इसमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, रिसर्च, उतना तो पता नहीं, बट ट्रांसफॉर्मर्स का जो नाम है ना, फर्स्ट टाइम में ये था। ठीक है, इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ में मैं एक बार ओपन कर देता हूँ। ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो भी अभी हम लोग यूज करते हैं, उसका जो मैकेनिज्म है, उसके अंदर जो इंटरनली काम करता है, वो रहता है टेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसको किसने बनाया था? तो 2017 में आया था। ठीक है, तो गूगल की टीम ने बनाया था। कैसे पता चल रहा है? तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द जो है, वो गूगल ब्रेन का ही टीम है। गूगल ब्रेन है क्या? तो एक रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका, है ना, जिससे क्या देखो, यूट्यूब हो गया, देन गूगल सर्च इंजन हो गया, ड्राइव हो गया, इसी तरीके से इसका एक अपना है, क्या है, रिसर्च टीम होती है ना। तो गूगल ब्रेन का जितने भी है टीम मेंबर्स, उन्होंने बनाया था। ठीक है, अब इस मॉडल का काम सिंपल था, जो अभी आप यूज कर रहे हो, उसका पहला वर्जन था। ठीक है, जिनको चैट जी क्या था, गूगल को भी नहीं पता था कि इस तरीके से ये काम करेगा, है ना। तो चूंकि ये ओपन सोर्स कर दिया था, ओपन सोर्स का मतलब क्या है? हाँ, तो ये रिसर्च पेपर जब 2017 में आया, तो उसने क्या किया, वर्ड का एक कॉन्सेप्ट बनाया, जो बेसिक पे काम करता था, मतलब अच्छे तरीके से ट्रांसलेशंस का काम करता था, जो गूगल ट्रांसलेशन आप यूज करते हो, है ना। अब इसी चीज को यूज किया किसी दूसरे साइंटिस्ट ने, और उसने बना दिया था जीपीटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रेन मॉडल है उसी को अप्लाई करो जनरेट करने के लिए नया डेटा, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ, और उसी के बेस पे क्या है, अभी सारा रिसर्च चलता है ना। तो ये रिसर्च पेपर है जिसके बेस पे आप देखोगे, है ना। तो इसके रिसर्च पेपर में ये सारी चीजें दिख रहे हैं ना, तो ये सारे हैं जो इन्होंने क्रिएट किया था। ठीक है, तो यही है। और कुछ इनका एक प्रॉपर रहता था, जिन्होंने बनाया था, एक नाम भी रहता था, बाकी मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको अभी अच्छा खासा ऑफर भी मिलते रहते हैं अलग अलग कंपनी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या थी, पैरामीटर। ये सारा जैसे हम लोग देख रहे हैं ना, कि इसमें कौन सी चीजें कैसे यूज होगी, वो किसका काम रहता है? रिसर्च साइंटिस्ट का रहता है, कि कौन सी चीजें कैसे काम करेगा, किस तरीके से यूज करना है ना। तो वो रिसर्च करके क्या करते हैं, नई नई चीजें क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग एल्गोरिदम है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करना है? तो सिंपली यहाँ पे आओगे। ठीक है, आपको सिर्फ इतना रीड करना है। ठीक है, अपना याद रखोगे तो वेल एंड गुड है, कि अगर आप एलपीएफजीएस यूज करते हो, ठीक है, तो ये L2 के लिए होगा, और ये मल्टीनोमियल क्लासिफिकेशन के लिए है नहीं है। मल्टीनोमियल क्या होता है? मल्टीनोमियल, मल्टी क्लास का मतलब क्या होगा? दो तरीके के क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक होता है बाइनरी, और एक होता है मल्टी। बाइनरी का मतलब क्या हो गया? बताओ, क्या हो गया?
सिर्फ दो क्लास के लिए कर सकते हैं, या तो 0 1 ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। मल्टी में क्या होता है कि मोर देन टू आपके पास क्या होंगे, आउटपुट होगा, ठीक है। तो मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए होगा। तो यहीं पे क्या हम एलबीएफजी को मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं इंटरनली, तो बोलता है हाँ ये, ठीक है। लिव लीनियर, तो पेनल्टी में L1 L2 दोनों यूज कर सकते हो, और दूसरा कि आप इसको मल्टी क्लास के लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से न्यूटन, सीजी, सेज और सागा, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इंटरनली रहता है, ठीक है। अब इसमें से पता कैसे चलेगा कौन सा बेस्ट रहेगा, तो ये हम क्या करते हैं, लूप में चला देते हैं। एक वैल्यू उठा लेंगे, लूप में ट्रेन करेंगे, फिर दूसरा तीसरा, इस तरीके से करते हैं, ताकि क्या हो, हमें एक बेस्ट एल्गोरिदम वन टाइम में मिल जाए, ठीक है। बाकी इसके अलावा कौन सा है, पैरामीटर्स। अब इसमें इतने सारे पैरामीटर्स से क्या सारे पैरामीटर्स जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सीखेंगे, और उसी को क्या करेंगे, ट्यूनिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है पेनल्टी, ये हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा सी की वैल्यू, ये भी बता देंगे तुरंत, ठीक है। और क्या है इसमें, एक सॉल्वर, ठीक है, और एक मैक्सिमम इटरेशन, ठीक है। और आप यहाँ पे मल्टी क्लास, ठीक है। मल्टी क्लास मतलब कि आप दो तरीके के कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, वन वर्सेस वन और वन वर्सेस रेस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें देखेंगे, और एक होता है वर्बोस। वर्बोस का मतलब था कि कितना डिटेल देखना है, जब ट्रेनिंग होता है ना, तो आपको क्या है, साथ ही साथ प्रिंट करना है ट्रेनिंग की चीजों को, तो आप उसको बोलते हैं वर्बोस, ठीक है। 0 का मतलब होता है प्रिंट नहीं करना, 1 2 का मतलब होता है कि कितना डिटेल प्रिंट करना है। कि आप सिंपली 1 रखोगे तो सिर्फ क्या होगा, ट्रेनिंग का दिखेगा। दूसरा 2 प्रिंट करोगे तो क्या होगा, ट्रेनिंग के साथ उसकी एक्यूरेसी भी दिखेगी। और तीसरा कि ट्रेनिंग के साथ कितना टाइम वो ले रहा है वो भी आपको दिखेगा, है ना, कि हर एक मॉडल ट्रेन होने में कितना टाइम ले रहा है वो दिखेगा, ठीक है। देन लास्ट एक हमारे पास रहता है एंड जॉब्स, ठीक है। एंड जॉब्स क्या रहेंगे, बेसिकली रहता है हमारे पास जो सीपीयू और जीपीयू का काम रहता है वो, कि जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो हमारे लैपटॉप में क्या होता है, एक सीपीयू में मल्टीपल कोर होते हैं, है ना। कोर क्या होता है बताओ। एट कोर, फोर कोर, सिक्स कोर। तो बेसिकली आप बोलते हैं ना मल्टीटास्किंग, है ना। तो सिस्टम भी होता है ना, वो एक टाइम में एक ही काम करता है, एक से ज्यादा काम नहीं कर सकता, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि आपको मल्टीटास्किंग करना है, तो मल्टीटास्किंग कोई भी नहीं कर सकता, इवन मशीन भी नहीं करता। तो हम क्या करते हैं मशीन्स में, तो मशीन्स का जो दिमाग रहता है, एक तरीके से बोलते हैं सीपीयू, उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोर में डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा, ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, है ना। तो सेपरेट होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ भी काम करवा सकते हैं और इसको अलग अलग भी काम करवा सकते हैं, है ना। तो जब ये अलग अलग काम करेगा, तो मैंने बोला कि आपके पास 4 कोर हैं, ठीक है। अब चारों कोर का यूज क्या मुझे ट्रेनिंग के लिए करना है, या फिर कोई दो करना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ जॉब्स आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 4 कोर हैं, तब 2 कोर ट्रेनिंग में लगा सकते हो, और बाकी 2 कोर अलग अलग काम करने के लिए लगा सकते हो, है ना। क्योंकि आपको पता है कि जब मॉडल बनेगा आगे जाके डेटा में, तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो टाइम कैसे रिड्यूस हो सकता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि आप जीपीयू यूज करते हो, है ना। वो तभी हमारे पास है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, सीपीयू में ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे जो हमें यूज करना है, ठीक है। ये तब यूज करेंगे जब हमें लगे कि हमारा लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो हो गया, मुझे और भी काम करने हैं, तो ठीक है। बाकी मल्टी क्लासिफिकेशंस, इसमें मैंने बताया था वन वर्सेस वन और वन वर्सेस रेस्ट। उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि जब आप बाइनरी का काम करते हो, है ना, तो या तो वो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा, है ना। तो दोनों में से कोई एक चीज क्लासिफाई करके दे देगा, प्रिडिक्ट करके, है ना। लेकिन जब हमारे पास रहेगा मल्टी क्लासिफिकेशंस, क्या रहता है मल्टी, मान लो मेरे पास क्या भाई है, मान लो मेरे पास जो भाई का लेबल है वो 1 है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, इस तरीके से मान लो हमारे पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ठीक है। कि आपके पास एक इमेज दे दिया गया है, उस इमेज में बताना है कि वो डॉग है, कैट है, हॉर्स है, या फिर काउ, ठीक है। तो मतलब 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए। तो ये चीज अब हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक रिलेशंस यूज कर रहे हैं, है ना। और लॉजिस्टिक रिलेशंस का आपको पता है कि या तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू ला के देता था, है ना। हम इस वैल्यू को या तो 0 में चेंज कर पा रहे थे या तो 1 भी कर रहे थे, है ना। तो ये 4 अलग अलग क्लास में कैसे करेगा, कैसे डिसाइड करेगा, तो ये सिंपली क्या करेगा, इसके इंटरनली एक एल्गोरिदम चलेगा। मतलब ये सिंपली क्या करेगा, वन वर्सेस रेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। ये सिंपली क्या करता है कि जो भी आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, जैसे ये पहला वैल्यू है ना,
तो जो भी इसका प्रिडिक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। कि अगर ये काव के साइड पे है तो काव की जितनी प्रोबेबिलिटी होगी वो एक में दिखेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.33 इस तरीके से। और जो क्या था 2 3 4 का जो था वो एक अलग में दिखेगा, ठीक है। तो इन सबका कंबाइन करके एक प्रोबेबिलिटी और इसका एक प्रोबेबिलिटी है ना। और ये जो कंसीडर करेगा ये तीनों को, जो तीन अलग से होंगे ना, कि मेरे पास चार थे ना, 0 1 2 3 4, है ना। अब ये क्या करेगा, सिंपली इसको भी दो क्लास में डिवाइड करेगा। कि पहला कि जीरो के बेस पे देखते हैं तो जीरो अलग हो जाएगा, तो पहले जीरो की प्रोबेबिलिटी चेक करेगा और उसके अलावा सबकी प्रोबेबिलिटी चेक करेगा, है ना। तो ये पहला केस बन जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये क्या करेगा, फिर वन की प्रोबेबिलिटी चेक करेगा और उसके अलावा जितनी भी होगी 1 2 3 4 उसकी प्रोबेबिलिटी रखेगा, ठीक है। इसी तरीके से वो हर एक कॉम्बिनेशन रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है कि वन अलग रख रहा है, मतलब वन अलग है और रेस्ट एक साथ है ना। तो ये भी क्या हो गया, बाइनरी क्लासिफिकेशन की तरह हो गया। तो यही यूज करता है लॉजिस्टिक रिलेशन, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वन वर्सेस रेस्ट, ठीक है। तो जो हमेशा कैलकुलेट करेगा वो वन रहेगा, बाकी चीजें क्या होंगी, रेस्ट ऑफ रहेगा, ठीक है। तो ये चारों कॉम्बिनेशन के लिए चेक करेगा, एक बार टू के लिए करेगा, देन टू एक साइड में रहेगा, फिर 0 1 3 4, फिर अगेन एक बार वो चेक करेगा, तो थ्री के लिए 0 1 2 4, इसी तरीके से एक बार अगेन इसके लिए चेक करेगा, थ्री है, फिर इसका 4 0 1 2 3, ठीक है। अब सबकी एक बार वन की जीरो की प्रोबेबिलिटी चेक करके देखा सबके साथ, एक बार वन की, फिर टू की, थ्री की, फोर की। अब जो इसका बेस्ट रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वन वर्सेस रेस्ट हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहा होगा ये, ऐसा क्यों कर रहे होंगे कि मेनली हम लोग दो पार्ट में ही डिवाइड कर रहे होंगे बार बार, और हर एक कॉम्बिनेशन चेक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, दो ही पार्ट में आंसर कर सकता है ना, 0 से 1 के बीच में। तो हमने जो पार्टिसिपेट किया था, अगर वो क्या है 0.5 से नीचे है तो उसको हम जीरो बोल देते थे, 0 से above है तो उसको वन बोल देते हैं, है ना। तो वही कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए ये क्या कर रहा है, यूज कर रहा है अलग अलग चीजें, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। तो ये हर एक डेटा के लिए बार बार कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूज करेंगे ना तो ये कॉम्बिनेशन इंटरनली बनता है। कि ये जितनी भी चीज होंगी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ पे क्या करते हो, एक वर्ड लिख देते हो, ठीक है। कौन सा, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको लिखे मिलते हैं यहाँ पे, वन वर्सेस वन लिख सकते हो, या तो फिर वन वर्सेस रेस्ट, ठीक है। ये कीवर्ड यूज करते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ पे डिफाइन होती है तो मैं एक बार पैरामीटर्स में दिखा देता हूँ एक बार और। क्या था, सेकंड पैरामीटर था, कहाँ पे दिख रहा है, कहीं कहीं दिखेगा, ये दिख रहा है, ऑटो दिख रहा है, वन वर्सेस रेस्ट है, मल्टीनोमियल दिख रहा है। तो ये चीज हमारे पास रहते हैं, है ना। तो ये आप क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक और चीज था, सी की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है सी की वैल्यू, डिफिनेशंस में क्या दिख रहा है, बताओ युवराज, सी की वैल्यू होती क्या है। रेगुलराइजेशन में हम लोगों ने बताया था लैम्डा, तो लैम्डा कहीं पे डालने का ऑप्शन था, सिर्फ L1 L2 लिख रहे थे, उसके लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे लिखेंगे, कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो जो सी की वैल्यू है वही हमारा रेगुलेशंस का स्ट्रेंथ है ना। और ये सिंपली क्या है, उसका इनवर्स है। अगर आपको क्या करना है, एरर ज्यादा रखना है ना, तो सी की वैल्यू कम कर दोगे। अगर क्या करना है, एरर कम रखना है तो सी की वैल्यू को इंक्रीज कर दोगे। तो क्यों, क्योंकि इसमें क्या है लिखा हुआ, सिंपल इनवर्स ऑफ रेगुलाइजेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो हमारा क्या है लैम्डा की वैल्यू होती है वो इसी सी से डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इन चीजों को अप्लाई कैसे कर सकते हैं तो वो देखेंगे, इतना समझ में आया। 2 मिनट का रेस्ट दे क्या, उसके बाद फिर अप्लाई करेंगे। हम्म, कोई नहीं, आज का कॉन्सेप्ट आ गया है ना जेन एआई का,
आजकल देखोगे कोर्स में सारे, जितने भी यूट्यूब में देखोगे ना, जेन आई का बताएंगे। मशीन लर्निंग तो कोई अब दिखता भी नहीं है ना। लेकिन इंटरव्यू में तुमसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा तो हमें पढ़ना पड़ेगा। नहीं भी आई। आप तो देख देखिए, मैं अभी देखा है इसमें। न्यू आई है। अच्छा। थोड़ी सी बात की टेंशन कैसी रही, कैसी रही शादी, ठीक थी मतलब, अच्छी नहीं थी। मजा नहीं आया, ठीक थी। कुछ तो हुआ है, कुछ तो उल्टा हुआ है। देख बेचारी, क्या पता अच्छा भी हो सकता कुछ एक्स्ट्रा अच्छा हो गया हो। पार्टी कब दे रहे हो? चल अभी चल, अभी थोड़ी। इस चीज के लिए यार, ये अभी के लिए तो मना करती है ये। पार्टी दे ही देनी है ना। बाइक की पार्टी। भाई भाई के लिए तो देखा देखा तो है कि दुल्हन के लिए अपना दूल्हा आया है। ले ले दूँ ना।
हाँ, बुलेट में है तो वो दिखाई नहीं दिया, बुलेट थी वो। क्या थी? भाई की थी वो। भाई देखा था सर। ये तो महानी है आगे लेके। अच्छा अरे मैंने जैसे सुबह सुबह सिगरेट दिखाया था ना, उसे सिर्फ बाइक देखी, ये नहीं देखा किसने लगाया। भाई ऐसी बाइक नजर गई। फोटो भी थी पीछे। अच्छी कह रहा हूँ देखा मैंने। क्या है ना इसका? ऐसी बाइक देखी। कहाँ डॉक्यूमेंट राइडर है क्या? नहीं वो बहुत रॉनी है। बहुत सा फैन है और टीवीएस की। हाँ रॉनी रॉनी। वो चीज नहीं है। लैपटॉप से करेंगे इन क्या? अरे तो ये खोलना साथ ही खोल। क्या है? मैं खोल रहा हूँ। टेस्ट तो आप जाके कभी भी दे सकते हो और उसके 6 महीने के अंदर तो ब्रांडर बनने के 6 महीने के अंदर आप आया। थोड़ा सा बता देते हैं फिर डिटेल से नेक्स्ट क्लास में। देखो जितनी भी चीजें रहेंगी ना, वो इसी तरीके से अब चलेगा। जो फर्स्ट मॉडल था इसलिए इतनी डिटेलिंग चली। आगे जाके ये चीज क्या होगा, सिर्फ एल्गोरिदम पे डिस्कस होगा। ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया था, पैरामीटर के बेस पे काम किया था, सिंपल। अब मुझे पैरामीटर चेंज करके देखना है, लिब लिनियर का यूज करना है या फिर बाकी चीजें भी यूज करनी है। तो कैसे करोगे दोबारा, तो दोबारा इस मॉडल को लेंगे और यहाँ से मैं कौन सा L2 किस किस में यूज होता है, L2 सब में यूज होता है, तो लिब लिनियर का यूज कर देते हैं। ठीक है। हम्म, नहीं था। हाँ, क्या चीज, हट गया बोल एक। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सी के अलग अलग वैल्यूज के बेस पे आपको चेक करना है। ठीक है। आपको सी की वैल्यू 0 से लेके ना 10 तक के बीच में चेक करना है, कि एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, इस तरीके से चेक करना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे चेक करेंगे जी। ये दिख रहा है, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, सॉल्वर में क्या रख दिया, सेगा रख दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या था, जो 75 था 76 दिख रहा है ना। तो मैंने सिर्फ एक कॉम्बिनेशन चेक किया है। इस तरीके से मुझे क्या करना है, बार बार चेंज करना है। तो कैसे करोगे, तो या तो बार बार यहाँ पे चेंज कर सकते हो, है ना। तो बार बार चेंज करोगे तो पुराना वाला क्या था वो आपको पता नहीं चलेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लूप चला सकते हैं। लूप कैसे चलता है पता है ना, कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक लिस्ट में 4 वैल्यूज है, एक लिस्ट है, list 1 इक्वल टू दिस। इसमें क्या है कि मान लो मेरे पास सी की वैल्यू 0.5, 1, 10, 15 और 20 है। ठीक है। अब इसमें से एक एक करके वैल्यू लेना है, तो कैसे लोगे, कैसे लेते थे, ऐसे ही करते थे।
याद है या नहीं याद है? कैपिटल आई। ये दिख रहा है, एक एक करके वैल्यू ला के दे रहा है। तो एक एक करके अगर ये वैल्यू ला के दे सकता है मुझे, तो इस वैल्यू को कहीं पे भी रख देंगे तो उसमें भी कैलकुलेट करके दे देगा, है ना। तो अगर मैं ये सारा चीज यहाँ जो रखा हूँ, इसको कॉपी करके इस लूप के अंदर डाल देंगे, और जहाँ पे सी की वैल्यू रखा वहाँ पे आई कर देंगे, सी इक्वल टू आई कर देंगे, तो काम बनेगा? बताओ सोच के थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ये जो मॉडल था, ठीक है, फॉर आई इन लिस्ट वन, ठीक है, और सबको मैं क्या करूँगा, लूप के अंदर डाल दूंगा। तो ये उतनी बार रन होगा, ये बताओ होगा या नहीं होगा? और चूंकि सी की वैल्यू मेरा क्या है, बार बार मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसकी जगह पे आई रख के ट्रेन कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं किया है ना। तो मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये बताओ। हम्म। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम लोग लूप में क्यों चला रहे हैं इसको? हम्म। अगर मैं यहाँ पे साथ ही साथ आपके लिए प्रिंट करवा दूँ सी की वैल्यू भी, तो सी कॉमा दिस, और ये वैल्यू, अच्छा कैपिटल सी है ना, सॉरी आई था ना, ये देख रहे हैं? अगर आई की वैल्यू 0.5 है, मतलब जो सी था, सी की वैल्यू अगर 0.5 रख रहे हैं तो भी एक्यूरेसी क्या है, 0.76 है। अगर इसकी वैल्यू 1 रख रहे हैं तो भी 76 है, 10 भी रख रहे हैं तो भी, 20 रख रहे हैं तो भी, और 15 रख रहे हैं तो भी आ रहा है सेम, है ना। मतलब सी की वैल्यू चेंज करने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, है ना। तो ये चीज हमने कैसे चेक किया, तो लूप के थ्रू चेक किया, है ना। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ इसका कॉम्बिनेशन चेक किया है, इस तरीके से इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, हर किसी का कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, कि हमने अलग अलग सी का कॉम्बिनेशन रख के देखा, और हमने पेनल्टी का अलग अलग रख के देखा है ना। उसी तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्वर का भी आप रख के देख सकते हो, है ना। तो अगर मैं सॉल्वर का भी रखूंगा, अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो। तो सॉल्वर में पहला मैं रखता हूँ LBFGS, और दूसरा सेगा, ठीक है, और सॉल्वर इक्वल टू एक्लिप लीनियर भी। ये दिख रहा है, क्या दे रहा है? अच्छा, तो वही बाय डिफॉल्ट इसको रहने देते हैं। ये दिख रहा है। तो आप देखोगे अलग अलग पैरामीटर में अलग अलग आ रहे होंगे, दिख रहा है। जब हमने सी की वैल्यू 0.1 रखा और L1 रखा तो 75 था, 75.3 था, 75.8, 73, 76, इस तरीके से देखोगे अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग क्या आ रहे हैं, एक्यूरेसी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि आपका 76 तक एक्यूरेसी मैक्सिमम जा रहा है। तो इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगा उसको हम रख सकते हैं, है ना। तो पैरामीटर कैसे स्टोर कर सकते हो, इसमें से बेस्ट पैरामीटर कौन सा है बता सकते हो, जो 76 दे रहा होगा, है ना। तो एक ये है, 1 और 0 एक ये है, और ये, तो तीनों में से कोई भी रख सकते हो। तो कोई भी मान लेते हैं हम इसे ही रखना चाहते हैं, है ना। तो इसको क्या करोगे, स्टोर कर लोगे, सिंपल। कैसे स्टोर करेंगे, कि जहां पे मेरा पुराना ये वैल्यू था एक्यूरेसी, अगर वो इम्प्रूव है, नए वाले से ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, एक वेरिएबल बना के, है ना। तो ये लूप में चलता जाएगा, अगर बेस्ट रहेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रीअसाइन हो जाएगा, है ना। ये काम हम मैनुअली कर रहे हैं, सारा मैनुअली कर रहे हैं। मैनुअली का मतलब क्या हो गया, हम खुद से लूप लिख रहे हैं। कि मान लो तीसरा पैरामीटर यूज करेंगे सॉल्वर, तो मुझे एक और लूप इसके अंदर चलाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा, है ना। तो इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर कुछ मेथड्स रहते हैं, कि सिर्फ आप मेथड का नाम लिख दो, पैरामीटर लिख दो, और एक ही लाइन में वो सारा, ये जितना भी हम लोग लिखा ना, वो एक ही लाइन में सारा काम करके दे देगा, है ना। तो किसके बेस पे करेगा, तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर रहे हैं।
पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, जो इसके अंदर रहता है ना, किधर गया, ये इसके अंदर जो रहेगा उसको पैरामीटर बोलते थे, है ना। इसी पैरामीटर को क्या कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं। ट्यून मतलब चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, ताकि मॉडल को इम्प्रूव किया जा सके, है ना। तो यही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहला मैनुअली था, आप अपने हिसाब से लूप चला सकते हो, नो डाउट, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, अलग अलग मॉडल सिलेक्शंस में कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से मेथड होते हैं, तो दो तरीके का, तीन होता है, ठीक है। कौन कौन मेथड होता है, जिसमें से दो देखेंगे। पहला रैंडम सर्च सीवी, ठीक है, सबको बताएंगे। दूसरा ग्रिड सर्च सीवी, ठीक है। और तीसरा में आता है बायस, ठीक है, यही होता है स्पेलिंग। ये रहता है बेश बायस, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि एरर ना दे, ठीक है। अब इन तीनों में क्या कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं। अब इसमें दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला मैं रैंडम के बारे में बताता हूँ। ये पिक्चर कोई नहीं, ग्रिड दिख रहा है तो ग्रिड के बारे में बता। ग्रिड का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। तो हर एक कॉम्बिनेशन आपके पास रहेगा, कि मान लो मैंने यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनाया, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बता सकते हो। इसमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है, चार, इसमें दो और इसमें एक, है ना। अब इसके बेस पे क्या होगा, कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, पढ़ा है बचपन में परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का। क्या रहता है कि आपके पास दो रेड बॉल है और दो ग्रीन बॉल है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक एक बॉल उठाना है, तो बताओ कितने कॉम्बिनेशन बन सकते चार या बारह बारह हैं। चार का ऊपर मतलब ये ज्यादा से ज्यादा आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। आपस में क्या मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब हम फोर का लगाते हैं तो उसके बाद आई लगता है ना। वो अलग चीज होता है, वो तो फैक्टर था। 4 into 3 into 4 ये कर रहे हो ना, वो अलग चीज था। परमुटेशंस में क्या होता था, फोर सी वन फाइव सी वन तो उसमें आप जो परमुटेशंस बेस पे होता था कि इनका कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, तो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेगा। तो उसमें दो रूल होते थे, एडिशनल रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशनल रूल क्या कहता था, कि दो चीजें अगर इंडिपेंडेंटली है ना, कि दो इवेंट है और दोनों क्या है, एक साथ परफॉर्म नहीं हो रहा, तो हम प्लस का साइन यूज करते थे। अगर दो इवेंट है, दोनों को एक साथ ही परफॉर्म करना है, तो मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। सिंपल ये अर्थ है। तो मुझे क्या करना था, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ यूज करना है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो 4:2:1, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, तो 8 बन रहा है ना। तो टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे एक साथ, कैसे पता चल रहा है, तो एक बार 0.1 रख के देखोगे, है ना। उसके बाद फिर L1 रख के देखोगे, अरे लीव लीनियर। इसी तरीके से 0.1 रख के देखोगे, देन L2 रख के देखोगे, देन लीव लीनियर। इसी तरीके से 1 रख के देखोगे, L1 रख के देखोगे, तो इस तरीके से जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा वो मैक्स टू मैक्स 8 ही बनेगा, ठीक है। तो ये हर एक कॉम्बिनेशन के बेस पे रहेगा, है ना। तो ये जो ग्रिड बनता है, तो इस तरीके से आपका 8 वैल्यूज बनेंगे, है ना। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कि दो तरीके से जा सकते हैं। पहला पहला ये वैल्यू उठाओ, उसके बेस पे एक मॉडल बनाओ, देन उसकी क्या एक्यूरेसी है। दूसरा डेटा उठाओ, दूसरा कॉम्बिनेशन उठाओ, उसके बेस पे एक्यूरेसी, तीसरा चौथा पांचवा, इस तरीके से क्या करोगे, सीक्वेंस में चलते रहेंगे, है ना। इससे क्या बेनिफिट है कि आप हर एक सीक्वेंस चेक कर सकते हो, है ना। इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, एडवांटेज तो देखिए कि हर एक कॉम्बिनेशन वो चेक करेगा ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो, है ना। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, टाइम का, कि मान लो ये कॉम्बिनेशन 100 है, जो रियल वर्ल्ड में नॉर्मल होता है,
ठीक है। 100 200 300 मॉडल नॉर्मल होते हैं जो बनते हैं, है ना। तो उसके बेस पे क्या होगा, हर एक कॉम्बिनेशन चेक करना क्या होगा, टाइम टेकन होगा। हम क्या करेंगे, हम बोल देते हैं कि हमने जो अभी वैल्यू दिया है उसमें से क्या करो कि हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन है, इसमें से सिर्फ 4 को ही चेक करो। ठीक है। तो अगर इसमें से सिर्फ 4 को ही चेक करने के लिए बोल रहे हैं तो वो कौन सा 4 चेक करेगा, तो इसमें रहेगा कि हम 4 जो बोल रहे हैं वो रैंडम होना चाहिए, कोई भी आप इसमें से 4 उठा लोगे चेक कर लोगे, है ना। तो वो जो इस तरीके से बोल रहे हैं तो वो हमारा रैंडम सर्च सीवी रहेगा। ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में हर एक कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, ग्रिड सर्च सीवी रहेगा। लास्ट जो बाइजेन होता है वो प्रोबेबिलिटी बेस होता है कि जो आपने नंबर लिया है, जो कॉम्बिनेशन लिया है, उसके बेस पे मॉडल के इंप्रूव होने के चांसेस कितने हैं। अगर चांसेस ज्यादा है तो वो नंबर लेगा, अगर चांसेस कम है तो वो नहीं लेगा। ठीक। तो बायस में आप समझ सकते हैं एक तरीके का प्रोबेबिलिटी बेस क्या होता है, चीजें होती है ना। तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगता है। ठीक है। और ये ज्यादातर हम बड़े मॉडल के लिए यूज करते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता है कि अगर उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ही नहीं तो उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है ना। तो वही चीज क्या करता है, चेक करते हैं। तो आपको ये दोनों चीज अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। रैंडम सर्च जो क्या करेगा कि जितना भी कॉम्बिनेशन पास करोगे उसमें से क्या करना है कि आप एक नंबर पास करते हो और बताते हो कि ये इतने ही क्या होना है, आपको चेक करना है। इसका एडवांटेज क्या रहेगा, टाइम कम लगेगा रैंडम में। डिसएडवांटेज क्या है, हर एक चीज का क्या होता है, फायदा नुकसान होता है ना। तो फायदा देख के तो नहीं आएंगे ना, है ना। जैसे डेटा साइंस सीखने का फायदा तो देख के आए होगे, इसमें क्या था, डिसएडवांटेज क्या था डेटा साइंस के कोर्स में, कि पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। तुम दूसरे भी कोचिंग में चले जाते तो भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ता। ठीक है। एडवांटेज ये है कि सैलरी जॉब ये सारी चीजें दिख रही थी, है ना, जो दिखाया गया था। तो तुमने भी तो देख के आए थे वही, है ना। एंड देन डिसएडवांटेज कि उतनी सैलरी जो उठा रहा है उसका बैकग्राउंड देखो और तुम अपना बैकग्राउंड देखो, है ना। कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं उतना कर सकता हूँ देन दिस इज योर, अगर नहीं कर सकते तो इसमें भी पैसा नहीं है ना। तो पैसा इसी तरीके से चलता है ना। तो सिंपली इसमें हमने जो बताया ये क्या रहेगा, अगर आपको क्या करना, कॉम्बिनेशंस चेक करेगा लेकिन रैंडमली करेगा तो हो सकता है बेस्ट चीज ही उठा ले, या तो फिर जो सो इसका खराब मॉडल होगा सिर्फ उसी के बेस पे चेक करेगा, है ना। तो इसमें हो सकता है कि आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है ना। तो रैंडम का ये रहता है। ग्रिड में क्या होगा, टाइम ज्यादा लेगा लेकिन आपका क्या होगा, जो भी कॉम्बिनेशन बनाया था उसमें से जो बेस्ट लेगा वो ला के दे देगा, है ना। तो ये दोनों का क्या रहता है, अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहता है। आपके पास डेटा छोटा है एंड देन आप क्या कर सकते हो, ग्रिड सर्च यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है देन आप रैंडम सर्च यूज कर सकते हो, है ना। अब इसके अंदर क्या आता है, साइंटिफिक चीजें होती है जो आप यूज करते हैं। पहला कि हम ऐसे वैल्यूज को रैंडम में लेके जाएंगे जो मुझे लगे कि यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है और एक यहाँ से यहाँ हो सकता है। उसमें से क्या करेगा, तीनों में से एक एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा तो देखेंगे किसमें बेस्ट आंसर दे रहा है। फिर उस वाले को पिक करके हम क्या करते हैं, ग्रिड में ले जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है ना। तो ये दो कॉम्बिनेशन हमेशा यूज कर सकते हो। ठीक है। यूज कैसे करना है, जिस तरीके से नॉर्मल मेथड्स यूज कर रहे थे फंक्शंस का उसी तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि जो भी चीजें डिफाइन करोगे, तो मैंने बताया था लिस्ट में डिफाइन कर सकते थे, अभी जो हमने किया था, है ना। यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर में किया है। क्यों करते होंगे की वैल्यू पेयर में, अगर मान लो मैंने लिस्ट में किया था तो उसमें क्या डिमेरिट था कि मुझे बार बार अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ रहे थे। हाँ मुझे पता है, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा, है ना। बस ये देख लो उसके बाद छोड़ देंगे, लास्ट है ये, दोबारा ये कल देखेंगे। ठीक है। सिर्फ पैरामीटर का ये बताओ, लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो क्या डिसएडवांटेज था, और डिक्शनरी उसकी जगह पे बना रहे हैं तो क्या एडवांटेज मिल रहा है। डिक्शनरी में एक साथ की और पेयर साथ में रहता है तो फाइंड करने में इजी हो जाता दूसरा है। लिस्ट में प्रॉब्लम ये है कि कि वहां पे जो लिस्ट में था सबका अलग अलग बनाना पड़ रहा था, है ना, जो टाइम कंज्यूमिंग और क्या होगा, मेमोरी कंज्यूम होगा। डिक्शनरी हमें ये बेनिफिट देता है कि आप एक की वैल्यू पेयर में रख लो, एक ही साथ रख सकते हो, तो आपको अलग अलग वेरिएबल कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया पैरम का और सी के अंदर की वैल्यू पेयर में डाल दिया, है ना। अब यही चीज क्या होगा, डायरेक्टली आपका पास हो जाएगा किसमें, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशंस के अंदर। पास कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था आप सिंपली ग्रिड सर्च लिखोगे। ग्रिड सर्च में पहला होता है कि कौन सा मॉडल है, तो मॉडल किस में रखा हमने, LR3 में रखा है। तो मैंने बोला कि जो मॉडल होगा वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होगा और उसके अंदर जो पैरामीटर पास होंगे जिसको पैराम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर ये सारे कॉम्बिनेशन पास होंगे। ठीक है। एंड देन वर्बोस है, वर्बोस का मतलब कितना डिटेल देखना चाहते हो प्रिंट होके। ठीक है।
एंड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब होता है कि डेटा आपको सफल करना है कितने टाइम्स, कि एक मॉडल बनाने के लिए 10 टाइम्स सफल करोगे डेटा ना। तो जब आप इसको रन करोगे, ये रन कर दिया, और क्या करते हैं, जो ग्रिड डॉट फिट, तो ये दिख रहा है, तो जो हमने वहां पे लिखा था टोटल कितने मॉडल बन रहे थे, 8 कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो ये 8 मॉडल बना के दे देगा, है ना। और इसी बेस पे इन्होंने क्या किया, 8 नहीं इसमें ज्यादा होगा ना, अच्छा 8 ही है, तो इन्होंने इतने बार फिट किया है 80 टाइम्स। 80 टाइम क्यों फिट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे क्रॉस वेरिएशन की एक वैल्यू रखा है 10, ठीक है। 10 क्या होता है कि एक बार में एक मॉडल उठाएगा और उसको 10 बार डेटा सफल करके 10 अलग अलग मॉडल को फिट करेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, क्रॉस वेलिडेशन 1 रख रहा है, ठीक है। सी का वैल्यू, पेनल्टी का वैल्यू, सॉल्वर का, और उसके बेस पे एक्यूरेसी क्या चल रही है, और इसको ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा, क्योंकि मिली सेकंड लग रहा है, डेटा ज्यादा नहीं है इसलिए, ठीक है। देन जैसे ही 10 कॉम्बिनेशन चेक होगा, 11 में देखोगे आपको दोबारा यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है, वहां से सारी चीजें सेम थी, यहाँ पे देखोगे L1 था, अब L2 के बेस पे सारा चीज चेक हो रहा है। इसी तरीके से टोटल 80 कॉम्बिनेशन वो चेक करेगा, ठीक है। अब उसमें से जो बेस्ट होगा वो लाके दे देगा आपको, तो ये बेनिफिट हुआ। इसके लिए हमने कितना लाइन कोड लिखा, इससे पहले हम लोग ने इतना सारा फोर लूप बार बार चला रहे थे। अब आपको सिंपली एक लाइन का कोड लिखना है। पहला, एक पैरामीटर आप क्या करो, डिक्शनरी में डिफाइन कर दो, और दूसरा ग्रिड सर्च के अंदर पास कर दो, बस, ठीक है। अब बेस्ट पैरामीटर कौन सा है कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर एट्रीब्यूट होता है बेस्ट पैराम का, वो बता देगा, ठीक है, कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन रखते हो तो आपका रिजल्ट सही आएगा, ठीक है। एंड उसी के बेस पे उसका कौन सा वैल्यू है, तो मैंने बोला उसका बेस्ट एस्टिमेटर, मतलब उसका कौन सा बेस्ट मॉडल है, तो मैंने बोला वही मॉडल को तुम सेव करके रख दो मेरे लिए। देन वही मॉडल सेव करके रख देगा और उसके बेस पे मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, इतना रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है। कुछ टाइप किया, हम्म, हम्म, कोई नहीं। अब एक दिन में तो चैट जीपीटी तो बनेगा नहीं ना।